अगर आप इस कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सुबह की ठंडी हवा अभी भी कमरे में तैर रही थी। खिड़की के पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे और उस रोशनी की हल्की लकीरें मौसम के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने रात भर गुड़िया की रिपोर्ट्स देखते हुए एक भी पल चैन से नहीं लिया था। डॉक्टर ने कहा था कि अगले 2 हफ्ते बेहद अहम है। उसके मन में डर था पर चेहरा अब भी शांत था। वो जानती थी कि अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं है। मोबाइल की घंटी ने सन्नाटा तोड़ा। स्क्रीन पर नाम उभरा, रिशान कुंद्रा। मौसम ने एक गहरी सांस ली और कॉल उठाई। नीचे आओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। इतनी सुबह क्या बात है? आज दादू के पास जाना है, उन्हें बोलना है कि हमने शादी की है। उसकी आवाज़ में वही ठंडापन था जो हमेशा रहता था। तुम चाहो तो अकेले बता दो। सिंड्रेला, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बुलाया है तो आओ। कॉल कट गया। मौसम कुछ देर तक फ़ोन को देखती रही। सिंड्रेला, वो बुदबुदाई, जैसे वो शब्द अब उसकी ज़िंदगी का दूसरा नाम बन चुका था। उसने खुद को आईने में देखा, हल्के गुलाबी सूट में, नींद से थकी आंखों में, पर दृढ़ता अब भी वही। उसने बैग उठाया और बाहर निकल पड़ी। नीचे काली ऑडी खड़ी थी। रिसान गाड़ी के अंदर बैठा था, हमेशा की तरह सटीक कपड़ों में, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में कॉफ़ी का मग। मौसम ने दरवाज़ा खोला और अंदर बैठते हुए कहा, इतनी जल्दी दादू के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? दादू को किसी और से सुनने से अच्छा है कि वो मुझसे सुने। मेरी शादी हो गई है, रिसान बोला। तुम्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे? मौसम ने कहा। वो हल्का सा मुस्कुराया। मुझे किसी से डर नहीं सिंड्रेला, पर हाँ, मैं फालतू की बातें पसंद नहीं करता। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। बाहर शहर की भीड़ भागती रही और अंदर दोनों के बीच की दूरी और गहरी होती चली गई। करीब आधे घंटे बाद कार एक पुराने शाही बंगले के सामने रुकी। बड़ा सा गेट, दोनों तरफ खिले फूल और बीच में एक सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग, राजवीर सिंह कुंद्रा, जो रिसान के दादू थे। उनके चेहरे पर अपनापन और आंखों में सच्चाई थी। रिसान ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। दादू, मिलिए, ये है मौसम, मेरी वाइफ। राजवीर ने चौंक कर उसे देखा, फिर हंस पड़े। वाह, तो मेरे पोते ने शादी कर भी ली और मुझे खबर तक नहीं दी। असल में दादू, मुझे शोर शराबे पसंद नहीं, इसलिए सादा कोर्ट मैरिज किया है। अच्छा किया बेटा, राजवीर ने कहा। रिश्ते सादगी में ही टिकते हैं। उन्होंने दोनों के गलों में फूलों की माला डाली। मौसम ने झुककर उनके पैर छुए। हमेशा खुश रहो बहू, तुम्हारे चेहरे पर सुकून है, शायद यही इस घर को चाहिए था। रिसान ने हल्के से सिर झुका लिया, पर भीतर कुछ हलचल थी। अगर दादू को इस शादी की असलियत पता चली तो? राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं भी अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम दोनों के साथ ही बिताऊंगा। मैं आज ही कुंद्रा मेंशन चलूंगा। रिसान की भौहें तन गई। दादू, अभी तो कोई बहाना नहीं चलेगा, राजवीर ने दृढ़ स्वर में कहा। अब मैं अपने पोते बहू के साथ रहूंगा, यही मेरा घर है। रिसान कुछ बोल नहीं पाया। वो नहीं चाहता था कि दादू उसके साथ रहें, ताकि दोनों के बीच की खींचातानी को वो समझ जाएं। लेकिन अब उसका कुछ नहीं हो सकता था, बस वो चुपचाप खड़ा रहा। तुम लोग थोड़ी देर में आना, राजवीर बोले। मैं पहले जाकर बहू के स्वागत की तैयारी करवा लेता हूँ। शाम होते होते कुंद्रा मेंशन दियो और फूलों से जगमगा उठा। राजवीर जी ने नौकरों से कहा, ऐसे स्वागत करो जैसे इस घर में नई रोशनी आई हो। जब रिसान और मौसम अंदर आए तो राजवीर ने आरती की थाली थाम रखी थी। आओ बहू, उन्होंने स्नेह से कहा। ये घर अब तुम्हारा भी है। मौसम ने आरती ली, गृह प्रवेश किया। उसके कदमों के निशान कुमकुम में लाल पड़ते गए, जैसे इस ठंडे घर में किसी ने नया जीवन सांसों से भर दिया हो। राजवीर ने नौकरानी से कहा, मौसम को रिसान का कमरा दिखा दो। मौसम ने सिर झुकाया और ऊपर चली गई। कमरे में दाखिल होते ही उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। सब कुछ परफेक्ट, लेकिन ठंडा। दीवारें, सजे फ्रेम, सब में बस दूरी थी। उसने धीरे से बैग रखा और एक थकी हुई सांस लेकर बिस्तर पर बैठ गई। नीचे राजवीर ने रिसान को बुलाया। बेटा, उन्होंने कहा, शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन शादी है, इसे निभाना पड़ता है। तुम्हारे माँ बाप की गलतियाँ मत दोहराना। रिसान ने मुस्कुरा कर कहा, आप फिक्र मत करें दादू, मुझे फिक्र है, राजवीर बोले, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर सुकून नहीं है। कुछ देर बाद रिसान ऊपर गया, कमरे का दरवाज़ा खोला। मौसम उसी के बिस्तर पर बैठी थी। हवा में उसके बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे। रिसान की नज़र सख्त हो गई।
तो अब तुम मेरे बेड तक पहुंच गई सिंड्रेला। मौसम ने चौंक कर देखा। क्या? मैं पूछ रहा हूँ, मेरी इजाज़त के बिना मेरे बेड पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। आवाज़ धीमी पर हर शब्द में चुभन थी। मत भूलो तुम एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत मेरी बीवी हो। 1 साल की डील सिंड्रेला, बस उतनी ही। मौसम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं जानती हूँ और मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं मजबूरी से आई हूँ, लेकिन इस सौदे का मतलब ये नहीं कि तुम मुझे नीचा दिखाओ। रिसान के होठों पर कड़वी मुस्कुराहट आई। मजबूरी? उसने ताना मारा। मज़ेदार है ना, जिस दिन मैंने तुम्हारी कीमत लगानी चाहिए थी तुमने अकड़ में मुझे ठुकरा दिया था, और अब देखो खुद चला कर आ गई हो उसी कीमत पर। मौसम के चेहरे पर तिलमिलाहट उभरी, पर आवाज़ अब भी स्थिर थी। तुम्हारे पास पैसा है रिसान कुंद्रा, लेकिन समझ नहीं। हर औरत बिकती नहीं है। कुछ लोग हालातों से लड़ रहे होते हैं, खुद से नहीं। ड्रामे की ज़रूरत नहीं है सिंड्रेला, रिसान ने तीखे स्वर में कहा। जो सौदा तुमने किया है वो साफ है। तुम यहाँ एक रोल निभाने आई हो बीबी का, बस उतनी ही हद में रहो। मौसम धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखों में दर्द था, पर उनमें आग भी थी। रोल निभाना मुझे आता है रिसान, पर याद रखना मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ। तुम चाहो या ना चाहो, इस 1 साल में मैं तुम्हारी सोच बदल दूंगी कि हर औरत ना ही बिकाऊ होती है और ना ही बेबस। रिसान थमथमाया, उसके करीब आकर बोला, तुम मेरी सोच बदलोगी? हाँ, मौसम ने कहा। वैसे उस दिन होटल में तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, आज बता सकती हो उस होटल के कमरे में तुम क्या करने गई थी? वैसे क्या तुम मिस्टर शाह का सच में पैसों से भरा बैग लेकर भाग रही थी? मैं तुम्हें उस दिन के किसी भी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती रिसान। हमारे और तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि ना तुम मेरे निजी मामलों में दखलंदाजी करोगे और ना ही मैं तुम्हारे। वो सब तो ठीक है सिंड्रेला, लेकिन जो तुमने मुझे दर्द दिया था उसी उस दिन अपने गले पर बड़े ही इंटेंस हवे में हाथ फेरते हुए बोला, उसका हिसाब कर ले आज। वो उसके थोड़ा और करीब बढ़ते हुए डेविल हंसी हंसते हुए बोला। मौसम उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए बोली, मेरे करीब भी आने की कोशिश मत करना, वरना मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने में देर नहीं लगेगी। रिसान उसकी कमर पर हाथ रखकर अपने करीब खींचते हुए बोला, ज़रूरत तुम्हारी थी, तुम मेरे पास आई थी, मैंने तुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया, और बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की शर्त तुम्हें पता है ना सिंड्रेला? वो उसके चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला। मौसम की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसके चेहरे से अपनी नज़रें हटा ली। वो पलटा, दीवार की तरफ देखा और बोला, मेरे कमरे में रहने के कुछ नियम हैं सिंड्रेला, याद रखना। मेरी चीज़ों को मत छूना, मेरे रास्ते में मत आना और मेरी दुनिया में घुसने की कोशिश मत करना। तुम्हारी दुनिया? मौसम ने हल्की हंसी से कहा। तुम्हारी दुनिया तो बस कांच की दीवारों की है रिसान, जहाँ हर चीज़ चमकती है पर भीतर से खाली है। रिसान कुछ कहने ही वाला था कि मौसम ने मुड़कर कहा, मैं तुम्हारे कमरे में रह लूँगी पर तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं, ये वादा है। वो बाथरूम की ओर ये बोलकर चली गई। उसके कदमों की आहट धीमे धीमे मिटती गई। रिसान वहीं खड़ा रह गया। आंखों में कुछ अनकहा सा सवाल था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा, नीचे लॉन में दादू नौकरों को मुस्कुराकर कुछ सिखा रहे थे। रिसान अपने स्टडी रूम में चला गया। मौसम बाथरूम से जैसे ही बाहर निकली उसने मोबाइल देखा। स्क्रीन पर लिखा था हॉस्पिटल, अर्जेंट कॉल। दिल धड़क उठा। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। मौसम जी, मैं डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूँ, गुड़िया की रिपोर्ट आ गई है, कृपया आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए, हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है। आवाज़ में जो गंभीरता थी उसने मौसम का सारा खून सुखा दिया। कुंद्रा विला के बड़े हाल में दादू अपने चश्मे के नीचे से अखबार पढ़ रहे थे और मौसम उनके लिए चाय लेकर आई थी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में गहराई तक फैली थकान। दादू, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, उसने धीरे से कहा। एक ज़रूरी काम है। दादू ने अखबार से नज़र उठाई। सब ठीक तो है ना बहू? मौसम ने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ दादू, बस एक जान पहचान वालों से मिलना है, शाम तक लौट आऊँगी। ठीक है, दादू ने कहा, लेकिन ज़्यादा देर मत करना, और मैं ड्राइवर को बोल दे रहा हूँ, वो तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ ले जाएगा। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है दादू? ज़रूरत क्यों नहीं है बेटा, राजवीर कुंद्रा की बहू ऑटो से जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता।
ये सब तुम लोगों का ही है बेटा। रिसान दिल का बहुत अच्छा है। अगर तुम दोनों में प्यार नहीं भी है तो वक्त के साथ हो जाएगा। बेटा, मैं रिसान का दादा हूँ, इतना तो समझ सकता हूँ कि उसने अपनी खुशी से ये शादी नहीं की है। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, तुम अभी जाओ। जी दादू, मौसम ने मुस्कान ओढ़ी और जल्दी से बाहर निकल गई। रिसान स्टडी रूम से बाहर अपने कमरे में जा रहा था कि दादू और मौसम की बातें सुनकर वहीं रुक गया। मौसम के जाते ही उसने अपने ड्राइवर रघु को फ़ोन किया कि मौसम को जहाँ जाना है वहाँ ले जाना और उसे जहाँ भी ले जाना मुझे इन्फॉर्म करके बता देना। रघु ने ठीक है सर कहकर कॉल कट कर दिया। मौसम को ना चाहते हुए भी कार में बैठना पड़ा क्योंकि वो दादाजी की बातों को इनकार नहीं कर सकती थी। रघु ने पूछा, मैम कहाँ ले चलूँ गाड़ी? मौसम अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, सिटी हॉस्पिटल। बाहर का आसमान बदला हुआ था, जैसे बादल भी किसी बेचैनी को ओढ़े हो। अस्पताल पहुंचते ही तुरंत मौसम बाहर निकली और हॉस्पिटल के गलियारों में भागती हुई जब वो पहुंची, हवा जैसी रुक सी गई थी। सफ़ेद दीवारों, दवाइयों की गंध और मशीनों की बीप के बीच उसका दिल किसी ढोल की तरह धड़क रहा था। और इधर रघु ने रिसान को फ़ोन करके बता दिया कि सर, मैंने मैम को सिटी हॉस्पिटल ले आया हूँ। रिसान ने तुरंत अपने आदमी आदिल को फ़ोन किया और उससे कहा कि जल्दी से जाकर पता करो सिटी हॉस्पिटल मौसम क्यों गई है। दूसरी तरफ मौसम डॉक्टर वर्मा के केबिन में दाखिल होते ही उसकी सांसें अटक गई। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बहन को? वर्मा ने गहरी सांस ली। देखिए, हमें पूरी ईमानदारी से बात करनी होगी। रिपोर्ट में साफ है, ट्यूमर तेजी से बढ़ रहा है। अगर कल तक ऑपरेशन नहीं किया गया तो रिस्क बढ़ जाएगा। मौसम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कल? वो बुदबुदाई। जी, डॉक्टर ने कहा। आपने पैसे तो जमा कर दिए हैं लेकिन कुछ औपचारिकताएं बाकी है। ऑपरेशन के लिए सहमति फार्म, कुछ दस्तावेज और ब्लड मैचिंग टेस्ट। मौसम ने आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए डॉक्टर, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। वो धीरे से गुड़िया के वार्ड में पहुंची। कमरे में हल्की सीनी की आवाज़ थी और गुड़िया मास्क लगाए लेटी थी। छोटी सी मासूम सी लड़की जो अब भी आंखों में उम्मीद लिए मुस्कुरा रही थी। दीदी, डॉक्टर अंकल बोले हैं कि कल मुझे फिर से इंजेक्शन लगने वाला है। मौसम ने झट से उसकी हथेली थाम ली। वो इंजेक्शन नहीं, जादू है जिससे तू एकदम ठीक हो जाएगी। गुड़िया मुस्कुराई। सच सच? मौसम ने उसका माथा चूमा। कोने में खड़ी माँ की आंखें भीग चुकी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा भगवान करे सब ठीक हो जाए। मौसम ने उनकी तरफ देखा। हाँ माँ, इस बार सब ठीक हो जाए। मैंने जो किया है बस उसी का भरोसा है मुझे। वो बाहर निकली तो हवा भारी लगने लगी। हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बैठते हुए उसने एक गहरी सांस ली। मन में अजीब सी बेचैनी थी। एक पल को उसे लगा जैसे रिसान की बातें कानों में गूंज रही हो। मत भूलो सिंड्रेला, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे रूम तक आ सकती हो लेकिन मेरी ज़िंदगी में नहीं। वो मुस्कुरा दी, एक दर्द भरी मुस्कान के साथ। काश तुम्हें पता होता रिसान कुंद्रा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं बस अपनी बहन की सांसों में जगह बनाना चाहती हूँ, उसने मन ही मन कहा। उधर उसी वक्त कुंद्रा विला में रिसान अपने ऑफिस रूम में बैठा लैपटॉप पर कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। उसके चेहरे पर वही सख्त भाव, वही अहंकार भरा ठहराव था। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर दिखा, आदिल, पर्सनल स्टाफ। उसने कॉल उठाई। हाँ बोलो आदिल। सर, वो जो आपने कहा था ना, उस लड़की के बारे में सब पता लगा लिया है। रिसान कुर्सी पर पीछे झुक गया। तो क्या निकला? सर, वो मैडम मौसम जी, दरअसल उन्होंने पैसे के लिए आपसे शादी नहीं की। रिसान का माथा सिकुड़ गया। मतलब सर, उनकी छोटी बहन हॉस्पिटल में है, ब्रेन ट्यूमर है उसे और इलाज के लिए 50 लाख की ज़रूरत थी, तभी उन्होंने आपका कॉन्ट्रैक्ट माना था। रिसान की सांसें अटक गई। कुछ सेकंड तक उसके कानों में सिर्फ सन्नाटा गूंजता रहा। क्या तुम्हें पक्की खबर है? जी सर, मैं खुद अस्पताल गया था। लड़की की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर कह रहे हैं कि कल ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। रिसान ने फ़ोन धीरे से रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। जिस लड़की को वो पैसों के पीछे बिकने वाली समझता था, उसने सब कुछ सिर्फ अपनी बहन के लिए किया था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। सिंड्रेला शब्द उसके होठों पर आया, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, एक अजीब सी नरमी से।
कार की हेडलाइटें रात की सड़क को चीरती हुई भाग रही थी। हवा में ठंड थी, लेकिन रिसान कुंद्रा के माथे पर पसीना चमक रहा था। उसका आदमी फोन पर वही शब्द दोहराता जा रहा था, सर, मौसम की बहन, ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन कल सुबह ही करना पड़ेगा, वरना उससे आगे। रिसान ने कुछ नहीं सुना। उंगलियां स्टीयरिंग पर जकड़ गई। उसकी आंखों में वही चेहरा घूम रहा था, मौसम का। वो खामोश आंखें जो हर वक्त जैसे कुछ छुपाती थी। वो झूठ जो उसने बोला था, अब उसके पीछे की सच्चाई सामने थी। तो ये वजह थी, उसने बुदबुदाया और एक्सीलेटर दबा दिया। कार अस्पताल के बाहर आकर रुकी। हॉर्न की आवाज़ रात की खामोशी को तोड़ गई। रिसान ने बिना कुछ सोचे तेज कदमों से अंदर कदम रखा। सफ़ेद दवाएं, एंटीसेप्टिक की गंध और कहीं दूर किसी मशीन की बीप बीप आवाज़। उसका दिल अजीब सी बेचैनी से धड़क रहा था। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पहुंचा, उसकी नज़र सामने से आती मौसम पर पड़ी। थकी हुई आंखों में नमी, चेहरे पर मजबूती का नकाब लगाए हुए वो डॉक्टर की केबिन से निकल रही थी। हाथ में कुछ रिपोर्ट थी। एक पल के लिए रिसान का दिल हुआ कि उसे आवाज़ दे, रोक ले, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। वो साइड से मुड़ा और डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर के रूम में जाते ही सफ़ेद कोट पहने एक मध्यम आयु के व्यक्ति ने चश्मा उतारा। मिस्टर कुंद्रा आप? डॉक्टर की आवाज़ में आश्चर्य था। जी, रिसान ने धीरे से कहा। आप मुझे जानते हैं? कौन नहीं जानता मिस्टर कुंद्रा, आपकी कंपनी के अस्पताल चैरिटी फंड्स में नाम है। पर आज आप यहाँ? रिसान ने एक गहरी सांस ली। यहाँ जो पेशेंट है गुड़िया, वो मेरी वाइफ की बहन है। डॉक्टर ने चौंक कर उसे देखा। ओह, मतलब मिसेज मौसम आपकी वाइफ हैं? हाँ, रिसान ने कहा। आवाज़ धीमी थी पर शब्दों में अधिकार झलक रहा था। मैं चाहता हूँ कि गुड़िया का इलाज सबसे अच्छे तरीके से हो। जो भी खर्चा आएगा वो मैं उठाऊँगा। और डॉक्टर, रिसान का चेहरा सख्त हो गया। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर मौसम को। डॉक्टर कुछ पल उसे देखते रहे। शायद वो उस इंसान की आंखों से कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे जो कुछ देर पहले तक कि बस एक बिजनेसमैन था, लेकिन इस वक्त एक टूटे हुए इंसान की तरह उसके सामने खड़ा था। मिस्टर कुंद्रा, उसका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डॉक्टर ने धीरे से कहा। ब्रेन ट्यूमर गहराई में है। हमारे पास पूरी टीम है, लेकिन चांसेस सिर्फ 50-50 हैं। रिसान ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, मैं अमेरिका से अपने दोस्त को बुला रहा हूँ, डॉक्टर वैभव सूरी। न्यूरोसर्जन है, वो इस फील्ड में बेस्ट है। गुड़िया को कुछ नहीं होगा, समझे आप? कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। जैसा आप कहें। रिसान ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर नाम चमका, डॉक्टर वैभव। यूएस। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से परिचित आवाज़ आई। अरे रिसान, इतनी रात को? रिसान की आवाज़ में हड़बड़ी थी। वैभव, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तुरंत। एक लड़की है, मेरी वाइफ की बहन, ब्रेन ट्यूमर है। रिपोर्ट्स मैं भेज रहा हूँ, देखो और बताओ क्या कर सकते हो। वैभव की आवाज़ गंभीर हो गई। रिपोर्ट भेजो अभी, मैं देखता हूँ। रिसान ने फ़ोन से फाइलें स्कैन की, भेजी। कुछ देर की खामोशी के बाद वैभव फिर बोला, रिसान, केस मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। ट्यूमर डीप है, लेकिन सर्जरी सही तरीके से हो तो चांसेस अच्छे हैं। मैं फ़्लाइट ले रहा हूँ, कल शाम तक इंडिया पहुँच जाऊँगा। रिसान की आंखें भीग आई, लेकिन उसने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, थैंक यू वैभव, बस उसे बचा लेना। फ़ोन करते ही रिसान ने डॉक्टर की तरफ देखा। सर्जरी की सारी तैयारी शुरू कीजिए। जो भी एक्स्ट्रा मशीनें चाहिए मैं अभी अरेंज करवाता हूँ, पैसे की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर ने फाइल में नोट किया और बोले, ठीक है मिस्टर कुंद्रा, मैं अपनी टीम को अपडेट कर देता हूँ। रिसान ने सिर हिलाया और केबिन के बाहर निकल आया। कदम भारी थे। वो जानता था मौसम अभी वहीं होगी, किसी कमरे में अपनी बहन के पास। कॉरिडोर में चलते हुए उसने उसे देखा। गुड़िया के कमरे के बाहर बेंच पर बैठी मौसम। वो थकी हुई थी, आंखें लाल, बालों की कुछ लटें चेहरे पर बिखरी हुई। उसके हाथों में दुआओं की चूड़ियाँ खनक भी नहीं रही थी आज। वो गुड़िया के सिर को अपनी गोद में रखे बस यही सोच रही थी। रिसान बाहर ठहर गया। वो उसे देखता रहा, बिना बोले, बिन पास जाए। कितनी बार उसने उसको गलत समझा था, और अब उस गलत फहमी की राख में उसे अपनी ही शर्म जलती महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद मौसम उठी, गुड़िया के कमरे से चली गई। रिसान दूर से उसे जाते हुए देखता रहा और फिर धीमे कदमों से गुड़िया के कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में हल्की नीली लाइट थी, मशीनें बीप कर रही थी।
गुड़िया एक दुबली पतली लड़की, सिर पर सफ़ेद पट्टी, चेहरे पर मासूमियत। रिसान कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसके पास आकर बिस्तर के पास बैठ गया। तुम्हें नहीं जानता गुड़िया, उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी, लेकिन तुम्हारी आंखें जैसी ही आंखें तुम्हारी बहन की भी हैं। वो बोलती कम है, मगर उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है, शायद मेरे शब्दों से भी ज़्यादा। वो झुका और धीरे से बोला, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, मैं बस ठीक हो जाओ तुम्हारी बहन बहुत रो चुकी है। उसने गुड़िया के माथे पर हल्के से हाथ रखा, फिर एक लंबी सांस लेकर बाहर निकल आया। कॉरिडोर में निकलते ही उसने अपने आदमी से कहा, कल सुबह डॉक्टर वैभव की टीम एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहीं आएगी। सारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आया था, समझे? आदमी ने सिर झुका दिया। जी सर। रिसान पार्किंग में जाकर कार में बैठा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। विंडशील्ड पर गिरती बूंदों ने उसे मौसम का चेहरा दिखा। वो सिंड्रेला जिसे उसने कभी सिर्फ सौदे की तरह देखा था, आज उसकी हर सांस में बस उसी की परवाह थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की, पर कुछ पल यूं ही बैठा रहा, फिर धीरे से बुदबुदाया, मौसम तुम सच में अलग हो, और शायद अब मैं भी वैसा नहीं रहा। बारिश की बूंदों के बीच कार धीरे धीरे हॉस्पिटल से दूर चली गई, पर उसके दिल का एक हिस्सा वहीं रह गया, उस कमरे में जहाँ एक लड़की जिंदगी से लड़ रही थी और दूसरी अपनी बहन के लिए खुद को भूल चुकी थी। कुंद्रा विला की हवाओं में आज अजीब सी चुप्पी थी। डाइनिंग हॉल की झूमर की रोशनी नीचे तक गिर रही थी, लेकिन उस मेज पर बैठे 3 लोगों में से किसी की नज़र उस पर नहीं थी। दादू ने मुस्कुराते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की। आओ बेटा, खाना लग गया है, आज सब साथ में खाएंगे, है ना? मौसम ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर उसके चेहरे की थकान छुपी नहीं। वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। रिसान सामने वाली कुर्सी पर था, चुप, मगर उसकी नज़रें बार बार उसी पर जा टिकती। दादू ने थाली में रोटी रखते हुए कहा, मौसम बेटा, तूने कुछ खाया भी है या नहीं? जी दादू, थोड़ा खा लूँगी, उसने धीमे से कहा। उसने प्लेट में थोड़ा सा खाना डाला, बस औपचारिकता के लिए। रिसान ने नोटिस किया, लेकिन कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपनी थाली का एक कौर उठाया और उसे नीचे रख दिया। दादू ने दोनों की खामोशी देखकर सिर हिलाया। भाई, ये नई पीढ़ी तो बिना बोलचाल के ही लड़ाई कर लेती है। वो हंसते हुए उठे। मैं तो अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम दोनों खाना खत्म कर लेना। जैसे ही दादू गए, डाइनिंग हॉल में सिर्फ घड़ी की टिक टिक रह गई। रिसान ने देखा, मौसम अभी थाली को बस देख रही थी, पर कुछ खा नहीं रही थी। खाना नहीं पसंद आया? रिसान की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें ठंडापन नहीं था। मौसम ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है सिंड्रेला। रिसान के होठों पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि अगर तुम गिर गई तो फिर इस हवेली में कौन चिल्लाएगा कि मैं कितना बेरहम हूँ? मौसम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो पल कुछ सेकंड का ही था, पर उस सख्त चेहरे में पहली बार उसे कोई मुलायमपन दिखा था। फिर तुरंत ही उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं कमरे में जा रही हूँ। वो धीरे से उठी और बिना पीछे देखे अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रिसान ने कुछ पल उसे जाते देखा, फिर उठकर उसके लिए प्लेट में खाना परोसा और एक गिलास पानी। वो ट्रे उठाए उसके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा आधा खुला था। मौसम खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। रिसान ने ट्रे टेबल पर रखी। अगर अपने आंसुओं से पेड़ पौधे सींचने का शौक है तो बाहर जाओ सिंड्रेला, वरना ठंड लग जाएगी। मौसम मुड़ी, हल्की झुंझलाहट में बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया। रिसान ने सहजता से कहा, मुझे भूख नहीं है। बिस्तर के दूसरी तरफ रिसान खड़ा था, शर्ट की बाहें मोड़ते हुए। कमरे में एक खामोश ठंड थी, जैसे दीवारें भी उनके बीच दूरी का एहसास करा रही हों। तुमने खाना ठीक से नहीं खाया, रिसान ने पीछे से कहा। आवाज़ धीमी थी मगर सीधी। मौसम ने पलटे बिना जवाब दिया। मैं बच्ची नहीं हूँ कि हर बार कोई मुझे खिलाए। बच्ची नहीं हो ये तो पता चल गया है, लेकिन अकड़ में बड़ी हो गई हो। रिसान ने टेबल पर रखी प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। खाना ठंडा हो गया है सिंड्रेला, फिर भी खा लो। मुझे नहीं चाहिए, मौसम ने सख्ती से कहा। और हाँ, मुझे सिंड्रेला मत कहा करो, ये कोई प्यारा नाम नहीं है। रिसान ने हल्की मुस्कान दी। मैंने कब कहा प्यारा है? ये बस तुम्हारे लिए फिट है, खूबसूरत बाहर से लेकिन अंदर कांटों से भरी। मौसम ने झटके से मुड़कर कहा, आपको मेरी ज़िंदगी में ताने मारने के अलावा कोई काम नहीं है? काम? रिसान ने हंसते हुए कहा,
आजकल तो मैं तुम्हारी परवाह भी कर रहा हूँ, लेकिन लगता है वो भी तुम्हारे गुस्से को मंजूर नहीं। आपकी ये परवाह मुझे बोझ लगती है, मौसम ने कड़वाहट से कहा। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद सब कर सकती हूँ, रिसान ने उसके पास जाकर धीरे से कहा। तुम खुद सब नहीं कर सकती सिंड्रेला, दुनिया वैसी नहीं होती जैसी तुम सोचती हो। तो क्या मैं दुनिया से डर कर जीऊँ? मौसम की आवाज़ ऊंची हो गई। आपको पता नहीं मैंने क्या देखा है, क्या झेला है। उसकी आंखों से आंसू चमकने लगे, लेकिन उसने तुरंत चेहरा घुमा लिया। रिसान कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर भी इतना ही कहा, ठीक है, जितना चाहे गुस्सा निकाल लो, लेकिन कुछ खा लो। मुझे नहीं खाना, उसने झुठला कर कहा और अपने बैग से फाइल निकालने लगे। रिसान ने भौहें चढ़ाई। अब ये क्या नया नाटक है? मौसम ने ठंडे स्वर में कहा। नाटक नहीं, सच्चाई है। कल से मैं अपनी नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। 2 दिन की छुट्टी ली थी शादी के लिए, अब और नहीं। रिसान ने ठहर कर पूछा, नौकरी? तुम अब काम करोगी? हाँ, मौसम ने साफ लहजे में कहा। और आप दादू से बात कर लीजिएगा, उन्हें बुरा ना लगे इसलिए पहले बता रही हूँ। तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस सिंड्रेला, रिसान ने दृढ़ स्वर में कहा। ना, इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मौसम ने पलट कर कहा। आपको क्या लगता है मैं आपके पैसों पर जीऊँगी? रिसान ने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने ऐसा कब कहा? कहने की ज़रूरत नहीं है, मौसम बोली। आपकी आंखों में सब लिखा होता है, एहसान, दया और वो झूठी इज्जत जिसे आप फर्ज कहते हैं। रिसान ने गहरी सांस ली। तुम हर बात में लड़ाई क्यों ढूंढ लेती हो? क्योंकि मैं समझौता नहीं कर सकती, मौसम ने तीखे स्वर में कहा। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि आप मेरे किसी निजी मामले में दखल नहीं देंगे। मेरी नौकरी, मेरा फैसला, मेरा परिवार, इन सब में नहीं। वो रुक गई। अचानक शब्द उसके होठों पर थम गए। रिसान ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, क्या? और क्या सिंड्रेला? मौसम ने उसकी तरफ देखा, आंखों में गुस्सा, लेकिन कहीं भीतर डर भी। और कुछ नहीं, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। रिसान के होठों पर हल्की मुस्कान आई। अधूरा जवाब हमेशा ज़्यादा सच्चा होता है। आपको हर बात में ताना देना ज़रूरी है क्या? मौसम ने पलट कर कहा। नहीं, बस तुम्हें देखने की आदत हो गई है, रिसान ने कहा। जब तक तुम झगड़ती नहीं, कमरे में ज़िंदगी नहीं लगती। मौसम ने घूर कर उसे देखा। आपको मजाक उड़ाने में मज़ा आता है ना? नहीं, रिसान ने धीमे स्वर में कहा। बस तुम्हारे गुस्से में भी सच्चाई दिखती है, इसलिए सुनता हूँ। वो इतना कहकर पलटा, दरवाजे की तरफ बढ़ा। वैसे उसने मुड़कर कहा, कल नौकरी ज्वाइन कर लेना, लेकिन कोशिश करना कि वहाँ भी किसी से यूं ही लड़ाई ना कर बैठो। मौसम ने चिढ़ते हुए कहा। आपका क्या मतलब है? रिसान ने बिना जवाब दिए बस मुस्कुराया, क्योंकि अगर वहाँ भी किसी को कड़वा करेला कह दिया तो फिर तुम्हें निकाल देगा सिंड्रेला। मौसम ने आंखें तरेरी। आपसे बात करना ही बेकार है, तो मत करो, रिसान ने धीरे से कहा। लेकिन खा लो, तुम्हारे लिए खाना लाया था। मौसम ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। उसे समझ नहीं आया क्यों आज उस आदमी के शब्दों में कोई तीखापन नहीं था। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से कहा, हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट सिंड्रेला। और हाँ, बेड पर सो जाना, सोफे पर सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा बेड 2 लोगों के लिए सफिशियंट है। रिसान ने स्वर में एक सुकून था जो मौसम को और बेचैन कर गया। वो खिड़की के पास खड़ी रही, उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। रिसान धीरे से कमरे से बाहर स्टडी रूम की तरफ निकल गया। रिसान के जाने के बाद मौसम पीछे की तरफ मुड़ी। आज इसे हुआ क्या है? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? मेरे खाना ना खाने से इसे फर्क क्यों पड़ रहा है? पहले तो मेरे लिए खाना लाया और अब बेड पर सोने की बात कर रहा है। इतना प्यार इसका मुझे हजम ही नहीं हो रहा है। आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? फिर उसने अपना सर झटका और चुपचाप खाना खाकर सोफे पर जाकर लेट गई। गुड़िया की ऑपरेशन की टेंशन में कब जाकर उसे नींद आई, उसे पता ही नहीं चला। रिसान जब अपने स्टडी रूम से रात के करीब 1 बजे कमरे में आया तो देखा मौसम सोफे पर सिकुड़ कर सो रही थी। वो मौसम की तरफ देखते हुए बोला, कितनी जिद्दी हो ना तुम। मैं सोफे पर सोने से मना किया था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी ही करनी होती है। ये बोलकर उसने मौसम को गोद में उठाया। मौसम को अभी तुरंत ही नींद लगी थी। नींद इतनी गहरी थी, 2-3 रातों से वो ठीक से सोई नहीं थी, इसलिए रिसान को गोद में उठाने से भी उसे पता नहीं चला और रिसान ने उसे बेड पर लिटा दिया। थोड़ी देर उसके चेहरे को देखते हुए उसके माथे को चूम लिया और फिर उसके गालों को।
अब उसके लबों की तरफ उसकी नज़रें थीं, लेकिन वो कुछ सोचकर उसके पास ही लेट गया। उसका मन नहीं कर रहा था मौसम से दूर जाने का, लेकिन उसे पता था अगर मौसम सुबह उसे खुद के पास देखेगी तो कितने सारे इल्ज़ाम लगाएगी। लेकिन फिर भी उसने अपने मन को नहीं मनाया और मौसम को अपनी बाहों में भरकर बोला, पता नहीं क्यों जब से तुम्हारे तकलीफ़ के बारे में सुना है, जैसे खुद को तकलीफ़ महसूस हो रही है। तुम्हारी ज़िंदगी के सारे दर्द को दूर कर देना चाहता हूँ, क्यों समझ नहीं आ रहा है। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अब जल्द ही गहरी नींद में जा चुका था, एक सुकून की नींद जो मौसम के पास होने से उसे आई थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा लाई गई कहानी का वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।